जब भी कंफ्यूजन फैलाया जाता है, झूठ की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। और यह मेरे लिए कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में उनके अध्यक्षता के अंतर्गत काम करती थी, आज अध्यक्ष विहीन है। कांग्रेस पार्टी असमर्थ है जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए, और इसी कारण से कभी सोनिया जी वर्चुअल मीटिंग करती है सभी पार्टियों के साथ, तो कभी राहुल गांधी भ्रम की राजनीति के माध्यम से, झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स। कुकू चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है, वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कुकू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, अपने परिश्रम नहीं करना और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करना, यह राहुल गांधी जी का आदत बन चुका है। तो ऑफ कोर्स ही हैज रेनिगेटेड हिमसेल्फ as the political cuckoo of Indian politics. He does not want to work hard. He wants to play politics at the cost of others. He wants to benefit at the cost of others. यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के वैक्सीन नीति के ऊपर और कोरोना के समय मोदी जी के अथक परिश्रम के ऊपर बहुत हमला किया था। आज हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, आज आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीन संवाद भी सुना होगा। किस प्रकार से विश्व का सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में भारत की वैक्सीनेशन चल रही है, वो आप सब ने देखा है। पूरा हिंदुस्तान आज इसका लोहा मानता है, पूरा विश्व इसे आज सलाम कर रहा है। मगर वही राहुल गांधी आज नदारत हैं, एक भी ट्वीट वैक्सीनेशन को लेकर वो करते नजर नहीं आते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में बातचीत करते हुए बधाई भी दी है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दादर नगर हवेली, ये वो राज्य हैं जिनमें 100% कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, एक डोज मिला है, 100%। त्रिपुरा जैसे अनेक राज्य हैं जिनमें बहुत सुचारू रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है और 80% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। बंधुगण, आज तक लगभग 68.75 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन का एक डोज जरूर लग चुका है। सोचिए जरा कितना बड़ा विषय है ये। लगभग 70 करोड़ भारत की आबादी को वैक्सीनेशन लग जाना और इस पर एक ट्वीट राहुल गांधी का ना होना। आज भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत भाग्य विधाता भारत की जनता है। जनता जनार्दन है। उनके लिए एक सच्चे सेवक के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात परिश्रम करके ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन औसतन 85 लाख वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे 2 दिन रहे हैं जहां 1 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। उसके बावजूद ये जो लोग भ्रम फैलाते थे झूठे तस्वीर के माध्यम से, वो लोग चुप हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका चंद दिन पहले एक ट्वीट कंट्रोवर्सी में आया था, जब एक पीड़िता के फोटो को लेकर, पीड़िता के परिवार को फोटो को लेकर उन्होंने फोटो ट्वीट किया था। बाद में ट्विटर ने, फेसबुक ने उस फोटो को डिलीट किया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हमेशा भ्रम की राजनीति करते हैं और फंसते नजर आते हैं। आज ही राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में एक माइनर के साथ, एक नाबालिग के साथ रेप का घटना भी सामने आया है।
जघन्य अपराध है। किंतु पूरे हिंदुस्तान में भ्रम की राजनीति करना और अपने राज्यों के विषय में चुप रहना, यही राहुल गांधी जी की खूबी है, यही उनका रवैया रहा है। बंधुगण, आज हमने अखबारों में यह भी पढ़ा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री बघेल साहब हैं, उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग स्वयं ही जातिवाद विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डिसहार्मोनी का एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ अब एफआईआर तक नौबत जा रही है। ये सब राहुल गांधी देखते नहीं। इन सब से राहुल गांधी अनभिज्ञ है। राहुल गांधी जी, आप तो खुद बोलते थे मैं जनेऊधारी बहुत विराट हिंदू हूं। आपने फोन किया एक बार बघेल जी को? बघेल जी के पिताजी जिस प्रकार से एक समाज विशेष को लेकर वहां आग उगल रहे हैं, जिस प्रकार से वहां वैमनस्य की राजनीति हो रही है, इस विषय पर राहुल गांधी जी आपने ध्यान दिया? कहां से ध्यान देंगे? आप तो झूठे तस्वीर के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त है। बंधुगण, एक और राहुल गांधी है तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के हमारे माननीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी है। अथक परिश्रम करके जिस प्रकार का स्थान नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता और विश्व में बनाया है, यह अपने आप में अद्वितीय है। अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स का ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग आया है। आप सभी जानते हैं मॉर्निंग कंसल्ट का ये जो अप्रूवल रेटिंग है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगभग 70% का अप्रूवल देता है, और जो डिसअप्रूवल रेटिंग है वह भी कम होकर 25% में ही रह गया है। 70% का अप्रूवल रेटिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 13 ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये कंपैरिजन किया गया है, और इन सभी कंपैरिजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के सबसे चहेते लीडर के रूप में सामने आते हैं। चाहे जो बाइडेन हो, चाहे जर्मनी के चांसलर मर्कल जी हो, उन सभी से आज आगे कोई नेता है पूरे विश्व में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो अप्रूवल रेटिंग है 70% का, जो निरंतर बढ़ रहा है। इससे पहले 66% का था, अब वो 70% का है। ये किन कारणों से है? जो उपलब्धियां भारत सरकार की रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से गरीबों के लिए, किसान के लिए, अपेक्षितों के लिए लगातार काम कर रहा है, वो अपने आप में सराहनीय है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ जनता तक लगातार 2 वर्षों तक अन्न पहुंचाना, 5 केजी अन्न पहुंचाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक उसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रयोजन, जिसके विषय में मैंने आरंभ में बताया, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 1,70,000 करोड़ रुपए व्यय करके गरीबों का मंगल करना, आत्मनिर्भर भारत किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए बिना बिचौलियों के किसान के बैंक अकाउंट तक पहुंचाना, यह अपने आप में विश्व का एक रिकॉर्ड है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, और रबी हो या खरीफ हो उसके लिए 1.5 गुना एमएसपी देना, यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन, फसलों का रिकॉर्ड खरीद अर्थात प्रोक्योरमेंट, और फसलों का रिकॉर्ड भुगतान, यह भी मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ है। गन्ना किसानों का भी एफआरपी अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड संख्या के साथ बढ़ाई गई है। डीएपी में प्रति बोरी 1200 रुपए की सब्सिडी, यह भी किसानों के साथ खड़े होने वाली नीति है। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को मार्केट मुहैया कराना, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए लगातार काम किया है। बंधुगण, आज सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक मौजूद हैं, तो दूसरे और राहुल गांधी भ्रम के माध्यम से, झूठी तस्वीरों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा। देश की जनता प्रधानमंत्री को अप्रूव करती है, प्रधानमंत्री के साथ ही खड़ी है। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
ये मॉर्निंग कंसल्ट है, यूएस बेस्ड कंपनी। यूएस बेस्ड कंपनी कौन सा है? मॉर्निंग कंसल्ट। कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई, लेकिन उस मंच का इस्तेमाल किसानों के हित में कम बोला गया उससे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जहां भी जाएगी उसका विरोध करेंगे, उसको हराने के लिए हमारा मकसद होगा। साथ ही मंच से अल्लाह अकबर के नारे भी लगाया। देखिए, जहां तक किसानों का संबंध है, किसान देश का अन्नदाता है। किसानों को जितना भी नमन किया जाए, किसानों के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। 70 वर्षों तक किसानों की परिस्थिति हिंदुस्तान में किस प्रकार की रही है, यह हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, लगातार किसानों के लिए काम करना उनका ध्येय रहा है और वही कारण रहा कि पहली बार 1.5 गुना एमएसपी को बढ़ाना। और स्वामीनाथन जी, जो कि इसके प्रणेता थे, उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिख करके ये कहा कि जो मेरे स्वप्न थे, उन स्वप्नों को यदि किसी ने साकार किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिस प्रकार से रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, ये सारा कुछ आपके सामने है। क्या यह हकीकत नहीं है कि आज से कुछ वर्षों पहले आप याद करिए, दाल इत्यादि का उत्पादन इतना कम होता था कि हर सीजन में दाल की प्राइसेस आकाश छूती थी। आज ये जो इंसेंटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसके कारण दाल इत्यादि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि 1.5 लाख करोड़ से अधिक रकम किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली जाना, बिना किसी बिचौलिए के। यह बोलने में बड़ा आसान है, किंतु होने में कितना डिफिकल्ट होगा आप जरा सोच के देखिए। इतने बड़े देश में करोड़ों किसान तक इस प्रकार डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट तक पहुंचता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है। यूरिया की कमी के कारण पहले सड़कों पर गोलीबाजी होती थी, किसानों की जानें चली जाती थी। आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है। इन सब विषयों को आखिर कौन देखेगा? जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदा के कारण दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है। यह उचित नहीं है। हमेशा हमारी सरकार किसानों की सरकार थी, आगे भी किसानों की ही सरकार रहेगी। देखिए, क्या नारे लगाना, नारे नहीं लगाना उनके नेताओं का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी करूं ये उचित नहीं रहेगा। See, as far as whatever happened in the Red Fort last time by certain anarchists are concerned, we are of the firm belief that such incidences are deplorable. They play with the democracy of country and should never be repeated. In fact, cases are going on, courts are hearing these cases, and we are of the opinion that soon law will prevail. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, we are of the belief that, well, yes, जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट्स हो सकते हैं, किंतु लोकतंत्र में अनार्की, अराजकता के लिए स्थान नहीं है। We can have protests in democracy, but we cannot have anarchy in democracy. Mohit. See, as far as Asauddin Owaisi is concerned, Asauddin Owaisi has his own agenda. And his agenda is a divisive one. We are quite aware that Faizabad's name has been changed, and today, after the court's verdict, we are on the way towards a Bhavya Ram Mandir. Thanks to the Modi government in the center and the Yogi government in Uttar Pradesh, that we are moving peacefully in the right direction. But of course, due to political benefit that Mr. Asauddin Owaisi is trying to gain, he will play all kind of divisive politics. People are intelligent enough, and I'm sure people of Uttar Pradesh will not fall in for such kind of divisive politics. देखिए,
वैसे तो मुझे लगता है इन विषयों पे कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। इतना गंभीरता के साथ इन विषयों को जनता देख रही है, जनता इसका निर्णय और मूल्यांकन करेगी। मगर मुझे आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार के जो कलाकार हैं, ये एक तरफ तो कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा डर का माहौल है कि यहां पर माइनॉरिटीज चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वहीं पर वो चाहते हैं कि बाहर देशों से माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में आए और यहां पे उनको शरण दिया जाए। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? अगर डर का माहौल है, अगर यहां सरकार ने, यहां बीजेपी की सरकार ने, यहां आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि कोई भी चैन का सांस नहीं ले सकता है, तो ये आप बाहर से आप माइनॉरिटीज को और रेफ्यूजीज को यहां पर क्यों बुलाना चाहते हैं? आप क्या उनका मंगल नहीं चाहते? और दूसरी बात है, देखिए, ये खुद इनके वक्तव्य इस तरह के हैं। सुबह उठते ही ये वक्तव्य शुरू करते हैं मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, संघ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और हर दिन अनर्गल बोलते हैं और हम सुनते हैं और डेमोक्रेटिकली जवाब देते हैं। तो कौन सा माहौल खराब है? कोई माहौल खराब नहीं है। कहीं ना कहीं ये इनकी आदत पड़ गई थी, कांग्रेस के राज के समय इनकी आदत पड़ गई थी, जिस प्रकार का सरकार उस समय था। अब की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। इस पे बहुत अधिक कमेंट करना उचित नहीं होगा, जनता सब समझती है। I'm not aware of this. I think all the questions answered. Thank you.